जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय कार्बनिक रसायन को। और बेटा हम लोग समावयवता पढ़ रहे थे। समावयवता में हमने संरचनात्मक समावयवता पढ़ चुके हैं, ज्यामितीय समावयवता पढ़ चुके हैं, और आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्या, संरूपण समावयवता। तो आखिर संरूपण समावयवता क्या होती है, चलिए देखते हैं। इसमें बोर्ड परीक्षा में बेटा छोटा मोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, और नीट वगैरह में भी इससे कुछ आ सकता है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बेटा प्रश्न तो ऐसा नीट में कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हर टॉपिक अपने को कम से कम बेटा नीट लेवल तक तो पढ़ना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं संरूपण समझौता होती क्या है। तो इसमें होता क्या है बेटा, सिग्मा बंध होगा, और सिग्मा बंध के सापेक्ष क्या होता है, मुक्त घूर्णन संभव होता है। इसके पहले हमने ज्यामितीय समझौता में समझा था कि पाई बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन नहीं हो पा रहा था, लेकिन सिग्मा बंध के सापेक्ष बेटा क्या होता है, मुक्त घूर्णन संभव होता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बोलूं, उदाहरण लेता हूं बेटा मैं, इथेन जो होता है C2H6 सूत्र होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। ये जो कार्बन कार्बन का एकल बंध है बेटा, इसको हम बोलेंगे सिग्मा बंध। ठीक है, तो ये तो हम जो यहां पर मैंने जो संरचना बनाया आपके लिए, ये बेटा 2D में यानी कि द्विविमीय है। हमें जब इसको त्रिविम में देखते हैं, त्रिविमीय में, तो कैसा दिखेगा, थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे ये कार्बन है, यहां पर मान लो एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक है, और यहां पर एक है। ठीक है, अब इसके बेटा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जब मैं कह रहा हूं, तो बेटा बोर्ड में तो मैं वो बना के दिखा नहीं सकता, लेकिन चलिए कोशिश तो कर सकते हैं। ये जो कार्बन है बेटा, इसमें एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और तीसरा हाइड्रोजन हमने ले लिया ये है। ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं कि इथेन होता है। एक कार्बन आपके चेहरे की तरफ, जैसे ये पेन है बेटा, देखो एक कार्बन इधर है, एच 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 लगे हैं 3, और एक कार्बन इधर है, इसमें भी 3 एच किसी भी स्थिति में जुड़े हैं। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझना बेटा। अगर हम देखें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध यानी कि सिग्मा बंध है, और सिग्मा बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन संभव होता है, तो क्योंकि मुक्त घूर्णन संभव होता है, तो बेटा मैं दोनों में से किसी एक कार्बन परमाणु को ऐसे मुक्त रूप से घुमा सकता हूं। घुमा सकता हूं मतलब बेटा यहां से अलग अलग कोण में ये ऐसे घूमेगा। इस तरह से देखिए, ये घूमता जाएगा घूमता जाएगा। ठीक है ना, ऐसे घुमाएंगे हम अलग अलग कोण से। ध्यान से समझिए बेटा। तो इस तरीके से जब हम इसको घुमाएंगे, तो होगा क्या, अलग अलग ज्यामिति मिलेगी, मतलब कि परमाणुओं की अलग अलग हमें संरचनाएं मिलेंगी। ठीक है ना, यहां पर अणु की अलग अलग ज्यामिति मिलेगी, जिसमें परमाणुओं की दिशाएं अलग अलग होंगी। इसी को कहते हैं अपन संरूपण। इस तरह से अलग अलग, जैसे मान के चलो, देखना ध्यान से, मान के चलो बेटा अभी इनके बीच का कोण 0 डिग्री है, मैंने 1 डिग्री से इसको घुमाया। अब घुमाया बेटा, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की स्थिति क्या हो गई, बदल गई। बदल गई तो हम कह सकते हैं कि ये एक संरूपण संरचना प्राप्त हो गई। अब मैंने थोड़ा और घुमाया बेटा, फिर इनकी स्थिति बदल गई, हम बोलेंगे फिर से हमें क्या मिल गई, संरचना मिल गई, कौन सी, संरूपण संरचना। ऐसे बेटा घुमाते घुमाते, मान लीजिए मैंने 60 अंश के कोण से घुमाया, तो जब बच्चों मैंने 60 अंश के कोण से घुमाया, तो कुछ इस तरह की ज्यामिति मुझे मिली। ठीक है, इस तरह की ज्यामिति मुझे मिल गई। इसको हम कहते हैं कौन सा, स्टैगर्ड फॉर्म। अंग्रेजी में बेटा क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड, जबकि हिंदी में बोलते हैं सांतरित रूप। ठीक है, चलिए अब इसको मैं और घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। 60 से घुमाया था अभी, अब बच्चों मैं इसको एक काम कर रहा हूं, 180 अंश से घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब बेटा इसको 180 अंश से घुमाया जाएगा, तो हमें कुछ इस तरह की ज्यामिति मिलेगी। तो फिर से हमें स्टैगर्ड रूप मिल जाएगा, यानी कि सांतरित रूप। अब ये क्या है, अभी आपको सारी कहानी समझ में आएगी। अभी बस बेटा जितना बता रहा हूं मैं, आप उतना देखते रहो। मतलब हो क्या रहा है कि सिग्मा बंध के सापेक्ष कार्बन परमाणु का मुक्त घूर्णन हो रहा है, और उसके बेटा घूमने के कारण हमें अलग अलग ज्यामिति मिल रही, अलग अलग ढेर सारी संरचनाएं मिल रही हैं। तो इस तरह से अलग अलग संरचनाएं जो मिलती हैं, इनको कहते हैं बेटा संरूपण संरचनाएं। और इस गुण को, इस समावयवता को हम क्या कहते हैं, संरूपण। अगर मैं एक्चुअल में देखूं ना, वास्तव में बेटा संरूपण समावयवता है ही नहीं। इसमें तो एक ही यौगिक है, यौगिक का ना नाम बदल रहा है ना गुण बदल रहा है। बस बेटा संरचना कैसे बदल रही है, एक ही परमाणु, एक कार्बन है, उसके जो हाइड्रोजन परमाणु है उनकी स्थिति बस बदल रही है। ठीक है ना, तो इस तरह की संरचनाएं हमें कितनी मिलेंगी, मान के चलो बेटा एक कार्बन को मैं घुमा रहा हूं। ठीक है, इस कार्बन को मैं स्वतंत्र रूप से घुमा रहा हूं, तो मैं तो बेटा अलग अलग कितने भी अंश से घुमा सकता हूं। शुरुआत में मान लीजिए ऐसा था, अब मैंने इसको एक अंश से घुमाया, 1 डिग्री से, तो हमें एक संरचना मिली।
फिर बेटा मैंने 2 डिग्री से घुमाया, 3 डिग्री से, ऐसे ऐसे बेटा हर एक कोण से मैंने जब इस एक कार्बन परमाणु का मुक्त घूर्णन कराया तो हमें बेटा कुल मिला के अनंत संरचनाएं प्राप्त हुई और वापस हम ले दे के वहीं आ गए। ठीक है, तो ऐसी जो अनंत संरचनाएं प्राप्त होती हैं इन्हें ही हम कहते हैं संरूपण संरचनाएं, तथा इस गुण को बोलते हैं बेटा संरूपण समावयवता। ठीक है, तो चलिए परिभाषा लिखते हैं हम इसकी। सबसे पहले संरूपण होता क्यों है ये बात मैंने आपको बताया, सिग्मा बंध के मुक्त घूर्णन के कारण। ठीक है, तो हम लिखेंगे एल्केनो में, ज्यादातर बेटा ये एल्केनो में ही देखने को मिलेगी क्योंकि एल्कीन और एल्काइन में तो पाई बंध होता है और पाई बंध में मुक्त घूर्णन हो नहीं पाता, तो ये एल्केन में ही होगा, है ना। तो एल्केनो में कार्बन कार्बन बंध सी के बीच का बेटा जो बंध है, कौन सा बंध है, सिग्मा बंध के मुक्त घूर्णन के कारण, के मुक्त घूर्णन के कारण कितनी संरचनाएं मिली बेटा, हमें मिली अनंत संरचनाएं, अनंत संरचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है बेटा, अनंत संरचनाएं प्राप्त होती है। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं बेटा, हम संरूपण संरचनाएं, संरूपण संरचनाएं, तथा इस गुण को संरूपण कहते हैं। इस गुण को या इस समावयवता को बोले बेटा हम, तथा इस समावयवता को कौन सी समावयवता बोलेंगे बेटा, संरूपण समावयवता कहते हैं, संरूपण समावयवता कहते हैं। ठीक है, आया बच्चों समझ में। हमने क्या करे, मुक्त घूर्णन कराए, उससे हमें अनंत संरचनाएं मिली, इसी को हमने दे दिए नाम क्या, संरूपण। अब संरूपण में अनंत संरचनाएं होती हैं बेटा, लेकिन इन संरचनाओं को हमने 3 भागों में बांटा। संरूपण की जो संरचनाएं हैं, संरचनाएं, इनको हमने कितने 3 भागों में बांटा है, ध्यान से देखिए। एक होगी आपकी सांतरित रूप, सांतरित रूप, यह बेटा इसे अपन बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, स्टैगर्ड, हिंदी में बोलते हैं बेटा सांतरित रूप। ठीक है, और जबकि दूसरी होगी इसमें, दूसरी होगी बेटा जो स्टैगर्ड के बाद ग्रसित रूप होता है, दूसरा ग्रसित रूप, या इसको हम कहते हैं बच्चों क्या, ग्रसित रूप को बोलते हैं यहां पर, सांतरित मतलब स्टैगर्ड होंगे और ग्रसित को बेटा एक्लिप्स्ड बोलते हैं, एक्लिप्स्ड रूप। ठीक है, तो ये 2 रूप हो गया। तीसरा होता है स्क्यू रूप, स्क्यू रूप, अंग्रेजी में भी इसे हम स्क्यू ही बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 3 तरह की संरूपण संरचनाएं बनती किसी भी एल्केन की, ये 3 तरह की बनेंगी। अब बेटा जो एल्केन है होते तो बहुत सारे, लेकिन आपको खास तौर पे अगर प्रश्न आएगा तो इथेन से आएगा या साइक्लोहेक्सेन से, 2 ही हमारे कोर्स में ज्यादा डिटेल में है, तो उन्हीं के लिए हम बात करेंगे। तो सांतरित रूप क्या होता है, ग्रसित रूप क्या होता है और स्क्यू रूप क्या होता है, इनको हमें समझना। हमने क्या बोले कि कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बंध है और सिग्मा बंध का जब मुक्त घूर्णन होता है उससे अनंत संरचनाएं बनी। अब अनंत संरचनाएं हैं बेटा, सारी की सारी संरचनाएं स्थायी नहीं है, इसमें से केवल 2 संरचनाएं जो बहुत अधिक स्थायी होती हैं, जिनकी ऊर्जा बहुत कम होती है, जबकि बाकी की संरचनाएं बेटा अस्थायी होती हैं। तो स्थायी अगर बोले तो 2 ही है, सांतरित और ग्रसित, जबकि जितनी बाकी की हैं जो अस्थायी हैं उनको बोलते हैं स्क्यू रूप। ठीक है, या स्क्यू संरचनाएं। तो एक एक करके हम इसको देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले लेकिन यहां पर मैं आपको दूसरी चीज सिखाता हूं बेटा, कि जो यहां पर यौगिक होंगे, जो भी एल्केन है यहां पर, उनको कैसे हम लिखेंगे, यौगिकों का निरूपण,
देखिए नॉर्मली हम लिखते हैं वो अलग होता है बेटा, यहां पर लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा, अलग तरीके से यौगिकों को निरूपित किया जाएगा। पहला होता है 100 हॉर्स निरूपण, 100 हॉर्स निरूपण। ये बेटा 100 हॉर्स मतलब घोड़ा जैसी होगा, लकड़ी का घोड़ा जो होता है उसकी तरह होगा। और दूसरा होता है आपका न्यूमैन निरूपण, न्यूमैन निरूपण। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे न्यूमैन में क्या होता है और 100 हॉर्स में क्या होता है। देखिए ये कोई ऐसा नहीं कि बेटा ये कोई कॉन्सेप्ट है, ये केवल यौगिक को दिखाने का एक तरीका है, यौगिक को प्रदर्शित करने का, लिखने का एक तरीका है। ठीक है, एक तरीका है 100 हॉर्स, दूसरा तरीका है न्यूमैन। अब देखिए मान के चलिए बेटा मेरे पास है एथेन, तो एक कार्बन है, इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसी तरह से बेटा एक कार्बन इधर है और इससे भी 3 हाइड्रोजन, यही है एथेन। तो जो 100 हॉर्स प्रणाली है लिखने की, 100 हॉर्स तरीके में इसको हम कैसे लिखेंगे, ये इथेन है बेटा, तो यहां पर हम बिंदु बनाएंगे, ये बिंदु एक कार्बन को प्रदर्शित करेगी और पीछे एक और कार्बन है, तो यहां पर भी बच्चों हम एक बिंदु बनाएंगे। ये डॉट जो है, ये बिंदु जो है वो एक एक कार्बन को दिखाएगी और दोनों एकल बंध के द्वारा जुड़े हैं, तो दोनों को हम जोड़ देंगे बच्चों एकल बंध से। अब इसमें क्या है, देखिए इसका H ये लिखे, ये लिखे और ये लिखे। पहले कार्बन में 3 H ये है और ये है बेटा इस तरह से एक कार्बन, ये सामने वाला कार्बन, ये आपके चेहरे की तरफ है ना सामने वाला कार्बन और उसके 3 H। अब बेटा एक पीछे की तरफ होगा, जैसे इस तरह से देखिए इधर एक कार्बन है तो हमने एक बिंदु बनाए H H H, एक कार्बन इधर है H H H, इस तरह से हम दिखा रहे हैं ना। तो इसमें भी H हम लगाना चाह रहे हैं, तो बेटा होगा क्या H H और ये हो गया क्या H। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं 100 हॉर्स निरूपण। जबकि बच्चों न्यूमैन में कैसे लिखेंगे, न्यूमैन में लिखने का तरीका अलग होगा। एक कार्बन को हम गोला से प्रदर्शित करेंगे बेटा, एक जो कार्बन है उसको हम इस तरह का गोला बनाएंगे और इसमें H जोड़ेंगे। अब देखिए ये एक कार्बन है ना, आपको इस गोले को क्या मान के चलना है, एक कार्बन। और दूसरा जो कार्बन होगा बेटा उसको न्यूमैन प्रणाली में डॉट से दिखाएंगे, यानी कि बिंदु से, और इस तरह से उसके भी 3 H लगे होंगे। और जब मैं इथेन को बनाऊंगा तो इन तीनों को मिला, इन दोनों को बेटा हम मिला के लिखेंगे, और जब दोनों को मैं मिला के लिखूंगा तो मान के चलिए कुछ इस तरह की संरचना मुझे मिलेगी। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हम न्यूमैन निरूपण, और ये था आपका 100 हॉर्स निरूपण। आया बच्चों समझ में, एक बार फिर से देखिए इसमें क्या हुआ। इसमें एक कार्बन ये है, ये मान लो पीछे वाला कार्बन है, ये बिंदु बेटा आगे वाला कार्बन है, दोनों में 3 H जुड़े हैं। हमने क्या किया बच्चों, हमने इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ के इस तरह से लिख दिया, तो ये कहलाएगा आपका क्या, न्यूमैन निरूपण। और इस तरह से अलग अलग बिंदुओं से दिखाए तो ये हो गया 100 हॉर्स निरूपण। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं अपन एक एक करके, जो हमने 3 प्रकार की संरूपण संरचनाओं की बात की, एक एक करके उनको देखते हैं। पहली देखते हैं बेटा हम सांतरित संरचना, सांतरित संरचना। ठीक है, और उसी से हम बनाएंगे क्या, दूसरी वाली संरचना भी सांतरित से ही बनाऊंगा बेटा मैं, और उस संरचना को हम क्या बोलेंगे, सांतरित के बाद दूसरी क्या थी अपनी, ग्रसित संरचना। तो देखते हैं इनमें क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सांतरित और ग्रसित। ग्रसित किसको बोलेंगे, पहले बेटा मैं ग्रसित बनाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले हम समझेंगे न्यूमैन से और फिर उसी को देखेंगे 100 हॉर्स से। ठीक है, चलिए बेटा सबसे पहले अगर मुझे ग्रसित संरचना से बनाना है, ग्रसित मतलब H जो रहेंगे एक के ऊपर एक रहेंगे, समान दिशाओं में रहेंगे। कहने का मतलब मान लीजिए मैं 100 हॉर्स से बनाना चाहता हूं, ये पहला कार्बन, इससे पहला हाइड्रोजन जो जुड़ा है बच्चों वो इधर जुड़ा है, दूसरा हाइड्रोजन ये और तीसरा हाइड्रोजन ये। अब इसी कार्बन से दूसरा कार्बन यहां जुड़ा है पीछे की तरफ, और इसका H जिस दिशा में है उसी दिशा में दूसरे कार्बन के H भी जुड़े हुए हैं इस तरीके से, तो ये कहलाएगा बेटा ग्रसित रूप। लेकिन ये ग्रसित का मतलब क्या, ग्रसित मतलब एक के ऊपर एक घुस जाना, एक के ऊपर एक समा जाना। तो बस बेटा इसमें क्या H H जो है तीनों समान दिशाओं में अगर होते हैं तो इसको बोलेंगे ग्रसित रूप। अब इस ग्रसित संरचना को ये हमने बनाया 100 हॉर्स से,
अब इसी को मैं बनाऊंगा किससे, न्यूमैन से। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे न्यूमैन से। तो सबसे पहले एक कार्बन को हम किससे बेटा, गोला से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें क्या जोड़ देते हैं हम, 3H। मान लीजिए ये एक H जोड़ा, ये एक H और ये एक H। जबकि दूसरा कार्बन जो है उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, यहां पर एक बिंदु यानी कि डॉट बनाएंगे। H इसके जिस दिशा में जुड़े हैं, दूसरा कार्बन यानी डॉट जो है बेटा इसके H भी उसी दिशा में जुड़े हैं। अब देखिए एक्चुअल में अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो दूसरा जो कार्बन है इसके H भी यहां बनाना चाहिए मुझे, लेकिन अब एक के ऊपर एक बना दूंगा तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। इसीलिए बेटा एक के ऊपर एक ना बने वो, तो हम इसको हल्का सा ऐसा अलग करके हल्का सा बेटा ऐसे दिखा देंगे। लेकिन ये आपको मान लेना है कि ये दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल हूबहू एक के ऊपर एक रखें आगे पीछे। मान लीजिए जैसे आगे वाले कार्बन का H इधर है तो दूसरे कार्बन का H भी इधर है, तो बेटा जब ये H है और ये H है तो आपको तो यहां से एक ही दिखेगा, ये वाला, ये ढक जाएगा। तो बस वैसे ही बेटा, इसलिए डॉटेड लाइन मैंने बना दिया हूं, ठीक है। फिर दूसरा H हमें दिखाना है, तो ये भी रहेगा तो एकदम ऊपर, लेकिन एकदम ऊपर बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए बेटा हल्का सा दूर में बना रहा हूं, आप भावनाओं को समझें। और बेटा तीसरा जो H है वो भी इसी के ऊपर रहेगा, लेकिन उसको भी हम थोड़ा सा दूरी करके बनाएंगे इस तरीके से। तो यहां पर पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के जो हाइड्रोजन परमाणु है उनके बीच का कोण कितना होगा बेटा, यहां पर कोण होगा 0 डिग्री। अब सुनिए ध्यान से, एक और बात बता रहा हूं। मान के चलिए ये वाला कार्बन है अपना, ये पहले वाला कार्बन, ठीक है बेटा। इसको अपन क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं इस तरीके से। अब बेटा अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो किसी ना किसी कोण से घुमाऊंगा, कैसे समझते हैं। जैसे मान लो बेटा ये आगे वाला कार्बन है H H H, ये पीछे वाला H H H, इसको मैं घुमा रहा हूं, इसको मैंने घुमाया तो ये H जो इधर था बेटा वो हल्का सा इधर आया, हल्का सा इधर आया, मतलब किसी कोण से ये अपना क्या हो गया, घूम गया। उस कोण को बोलते हैं क्या, ध्रुवणता कोण। क्या बोलेंगे, ध्रुवणता कोण, या बेटा सिंपल ध्रुवण कोण। तो ये हो गया हमारा ग्रसित रूप। इसमें जो ध्रुवण कोण होता है, ध्रुवण कोण जो होता है बेटा वो कितना होता है, ये होता है 0 डिग्री, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या कर रहा हूं मैं। फिर से एक बार आपको जो स्टार्टिंग बताया था मैंने उसी बात से समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको पूरी बात एक एक अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। इसको बस देखो समझो, बहुत ज्यादा डिटेल में याद व्याद कुछ करने का है नहीं, बस आप अच्छे समझ लो, इतने में आपका काम बढ़िया से चल जाएगा। तो अगर देखो बेटा इस तरह से इथेन था, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इस कार्बन को इस तरह से फ्रीली घुमा रहा हूं, है ना। तो अगर इसको घुमा रहा हूं तो ऐसे घूमेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं इसी को घुमाऊं। मैं तो बेटा क्या कर सकता हूं, दूसरे वाले को मतलब इसको भी घुमा सकता हूं, ठीक है ना। कोई एक को घुमाना है हमें, दोनों को नहीं घुमाना है, किसी एक कार्बन को हमने लिया और इस तरह से घुमा रहे हैं। तो जब बेटा इसको ऐसे घुमा रहा हूं मैं, तो लगातार क्या हो रहा है, यहां पर कोण क्या हो रहा है बेटा, लगातार बदल रहा है, ठीक है ना। कोण लगातार बदल रहा है, मतलब जैसे यहां से मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे घुमा रहा हूं। तो हमें जब हमने देखा 0 डिग्री यानी कि ये H और ये H एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर थे, तो ये था क्या अपना ग्रसित रूप। जब एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे तो ग्रसित रूप। लेकिन बच्चों अब मैंने 60 डिग्री से अगर इसको घुमाया, सोच के देखिए, मैंने एक कार्बन परमाणु को 60 से घुमा दिया, यानी पहला कार्बन मैं ज्यों के त्यों रखूं, ये रखा हमने पहला कार्बन, पहले शॉहॉर्स से बनाते हैं इसको, फिर हम न्यूमैन से भी बनाएंगे। और बेटा इसको 60 अंश से मैंने घुमाया। जब बच्चों मैंने 60 से घुमाया तो 60 से घूमने पर यही कोण तो कितना है 120, तो इसका आधा मतलब यहां आ जाएगा, ये यहां मतलब बेटा ये एच जो है 60 से जब हमने घुमाया ना, तो देखना आप, दिखा रहा हूं मैं आपको, एच इधर आ जाएगा, कौन सा, ये वाला, घूमने के कारण 60 से ये भी इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा जो दूसरा कार्बन है उसमें बदलाव आएगा। जो दूसरा कार्बन है उसका एक एच हमें मिलेगा कहां, एक एच बेटा इस तरह से मिलेगा, दूसरा एच इस तरह से और तीसरा एच इस तरह से। तो इस रूप को बोलेंगे बेटा पक्षांतरित संरचना, 60 अंश से घुमाना है। दूसरी बात, इसी को अगर न्यूमैन से दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे बेटा, वो भी देखते हैं हम। ये हमारा एक कार्बन, ठीक है बच्चों, इस कार्बन को हमने ज्यों के त्यों रखा, मतलब जैसा यहां था वैसे ही यहां भी है।
और दूसरे वाले को हमने 60 से घुमाया, 60 अंश से दूसरे वाले को घुमा रहा है। अगर बेटा इसको मैं 60 से घुमाऊं तो ये बीचों बीच आएगा इधर, ये आएगा इधर और ये आएगा इधर। मतलब जो नई संरचना हमें प्राप्त होगी उसमें बेटा जो दूसरा कार्बन है वो ये है, ये रहा बच्चों आपका दूसरा कार्बन। इसका एक एच इधर आएगा, दूसरा एच इधर और बेटा तीसरा एच इधर आएगा। तो इस तरह की संरचना को बच्चों हम क्या बोलेंगे? सांतरित संरचना। इसमें जो कार्बन के हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ये जो कोण है बेटा, ये होगा कितना? 60 अंश। ठीक है, इसमें तो 0 था, एक के ऊपर एक, लेकिन यहां पर ध्रुवण कोण जो है इसका मान कितना होता है बेटा? 60। ध्रुवण कोण बराबर 60 अंश। ठीक है, तो ये होता है सांतरित संरचना और ये होती है बेटा ग्रसित। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि जो सांतरित संरचना होती है ये सबसे अधिक स्थायी है ना? तो हम बोलेंगे एथेन की सांतरित संरूपण संरचना सर्वाधिक स्थायी होती है। अब स्थायी क्यों है बेटा? क्योंकि इसकी ऊर्जा कैसी है? सबसे कम है इसलिए स्थायी है। उसकी ऊर्जा थोड़ी ज्यादा है, 12.5 किलो जूल ऊर्जा ज्यादा है। किसकी? ग्रसित की। किससे? सांतरित से। इसलिए सांतरित वाला सर्वाधिक स्थायी रूप होता है। अब तो ये लाइन याद कर ले बेटा, ये आपको काम पड़ेगी। ठीक है, अपन ने कर लिए सर। अब ये तो हो गया एथेन में। एथेन में देखने के बाद अब अपन समझना चाह रहे हैं साइक्लोहेक्सेन में। ये और देख लो बेटा, छोटा सा टॉपिक है, साइक्लोहेक्सेन में संरूपण। हेक्सेन में संरूपण ये कैसा होगा बेटा? चलिए आइए देखते हैं। साइक्लोहेक्सेन देखा होगा बेटा, इस तरह का होता है कार्बन। हर एक किनारे में एक एक कार्बन रहेगा, हर एक किनारे में बेटा एक एक कार्बन यहां, और हर एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन बेटा? 2 बंद इसने बना रखा है, 2 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। यहां पर भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे 2। तो साइक्लोहेक्सेन सामान्यतः बच्चों हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं संरूपण की तो इसको भी हम 2 रूपों में लिख सकते हैं। एक होता है इसका ग्रसित रूप और एक होता है सांतरित रूप। लेकिन बच्चों साइक्लोहेक्सेन की जो संरूपण संरचना है इसमें सबसे पहली है कौन सी संरचना? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कुर्सी संरचना। चेयर रूप बोलते हैं, चेयर फॉर्म बोलते हैं बेटा कुर्सी संरचना, या संरूपण लिख लो, कुर्सी संरूपण। इसका जो कुर्सी संरूपण है ये अत्यधिक स्थायी रूप है। इसमें जो 6 कार्बन है कुर्सी के रूप में बेटा स्थित होते हैं। जैसे ये है, इस तरह से रहेंगे 6 कार्बन। ठीक है, कुर्सी के समान होंगे बेटा। ऐसे थोड़ा सा देखते हैं इधर, इस तरह से रहेंगे 6 कार्बन। तो इसको बोलते हैं बच्चों अपन कुर्सी संरचना या कुर्सी संरूपण। इसमें कुर्सी के रूप में ये बना हुआ है। इसको मान लेते हैं अपन पहला कार्बन, ये हो गया बेटा दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और ये हो गया छठवां कार्बन। तो साइक्लोहेक्सेन तो है ये। अब इसमें जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं 2 तरीके से। टोटल कितने हाइड्रोजन जोड़ना है बेटा? टोटल जोड़ना है 2 2 2 2 हर एक में, मतलब कि 12। तो 12 में से 12 ही हाइड्रोजन एक से नहीं जुड़े होते। कुछ हाइड्रोजन जो है बेटा इस तरह से लंबवत यानी कि क्षैतिज नहीं बेटा, ऊर्ध्वाधर दिशा में जुड़े होते हैं। जैसे मान लो ये ऊर्ध्वाधर गया, और बेटा मान के चलो ये भी ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है, और एक हो गया ये वाला ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। ठीक है बेटा, इस तरह से एक एक हाइड्रोजन इनमें कहां पर है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। ये हमने एक एक एच इसमें लगा दिया, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चों, जबकि बाकी तीनों में एक एक एच जो है वो है ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। इस तरीके से एक एक छोड़ के है बेटा, पहले इसमें ऊपर था, एक छोड़ के फिर ऊपर, फिर बेटा एक छोड़ के फिर ऊपर, नीचे, एक छोड़ के फिर नीचे, एक छोड़ के फिर नीचे। ये लगे हैं तीनों क्या? एच। तो ये है कैसे बेटा? ऊर्ध्वाधर दिशा में 6 एच, हर एक कार्बन का एक एक एच ऊर्ध्वाधर में 6 एच हो गए। और बाकी के बेटा कैसे होते हैं? क्षैतिज में। क्षैतिज में कहने का मतलब इस तरह से होंगे ये बाकी के एच, है ना?
जैसे बेटा इसमें ऐसा सीधे, मतलब कि ये क्षैतिज में नहीं है, बाकी के जो है बेटा ये इस तरह से उसी तल पर स्थित है ना, ये हो गए। हर एक से एक एक एच ऐसे अपन जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा बच्चों इसका क्या, कुर्सी संरूपण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बेटा, कम से कम ये पता होना चाहिए कि जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें कुर्सी संरूपण पाया जाता है बेटा, और कुर्सी संरूपण जो होता है ये सर्वाधिक स्थायी रूप होता है। यह साइक्लोहेक्सेन का कैसा रूप है बेटा, सर्वाधिक स्थायी रूप होता है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि साइक्लोहेक्सेन का सर्वाधिक स्थायी संरूपण रूप या सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा, ध्यान रखें बेटा कुर्सी रूप या कुर्सी संरूपण या कुर्सी संरचना। दूसरी जो होती वो होती बेटा नाव संरचना, नाव संरूपण। नाव के आकार में भी साइक्लोहेक्सेन पाया जाता है, लेकिन ये इसका स्थायित्व बेटा कुर्सी के तुलना में कम होता है। कैसी नाव रहेगी बेटा, इस तरह से बनाते हैं हम क्या, नाव संरूपण, ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसमें अगर आप कार्बन देखो तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन इस प्रकार से पाए जाते हैं बेटा, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये साइक्लोहेक्सेन है, इस रूप में पाया जाता है बेटा। अब इसमें क्या, हर एक कार्बन से 2-2 एच हमें जोड़ना होता है, ठीक है ना, तो एच इसमें जैसे जुड़े थे इसमें वैसे नहीं जोड़ेंगे बेटा। ये कौन सी संरचना है, जो कुर्सी है ना, ध्यान रखना ये सांतरित रूप है, कुर्सी जो है ये सांतरित संरचना, इसलिए सर्वाधिक स्थायी है ना। सांतरित संरूपण जो होता है हमेशा स्थायी होता है, जबकि ये जो नाव है, नाव कैसा है बेटा, ग्रसित संरूपण है। ग्रसित मतलब सारे एच एक के ऊपर एक होंगे, इसमें क्या थे, विपरीत दिशा में, एक एच इस साइड दूसरे का उस साइड, एक का ऊपर दूसरे का नीचे, ऐसे। इसमें क्या है बेटा, ग्रसित रूप मतलब कि सारे एच समान दिशाओं में रहेंगे, कहने का मतलब इसका एच ऊपर है, इसका एच भी ऊपर होगा, इसका एच भी ऊपर होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ एच होंगे हर एक के, और ऐसे ही बच्चों दूसरे जो है समतल में वो भी समान दिशा की ओर ही इंगित होंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गए बेटा, इस तरीके से पाया जाता है नाव संरूपण। तो ये था बेटा संरूपण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग पूरा लेक्चर देखने के बाद मेन चीजें तो नोट कर लें, फिर आगे हम लोग अगले लेक्चर में बेटा लास्ट प्रकार की जो समवेतता बची हुई है, प्रकाशिक समवेतता, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।